A very good morning to everyone. I hope you all are fit and fine. So today we are moving on our next lesson, that is entrepreneur, lesson number 4 of business study. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में फर्दर पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है वो एक फ्रेंच की टर्म से बना हुआ है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की अंडरटेकिंग अपने अंडर में लेना। अंडरटेकिंग आप कह सकते हैं उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास लेना। एंटरप्रेन्योर हमारी कंपनी में एक कह सकते हैं आप मालिक होते हैं जो पूरी की पूरी अंडरटेकिंग अपने ऊपर लेते हैं। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अथॉरिटी, सब कुछ उनके पास होती है। लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेबल पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, एक्शन ओरिएंटेड के लिए इनका सबसे मेन रोल जो है वो निभाया जाता है पूरी कंपनी में। अब हम आते हैं कि रोल क्या है एंटरप्रेन्योर्स का। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में, जहाँ पर भी इनका कंपनी है, जहाँ पर भी ये वर्क करेंगे वहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनोवेशन। इनोवेशन मतलब न्यू आइडियाज़। तो जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप चलेगी, एंटरप्रेन्योर जितना भी काम करेंगे, सबसे पहले उनकी जो थिंकिंग होगी वो न्यू, हर एक तरीके से नए आइडियाज़ को लाने की अपनी कंट्री में या अपनी कंपनी में होगी। नेक्स्ट आते हैं चेंज। ये सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज, एज अ चेंज निभाते हैं कि यस कि हम अपनी कंपनी में लोगों को एस्पिरेशन देंगे, मोटिवेट करेंगे, जिससे कि हमारी कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके। नेक्स्ट आते हैं कंट्रीब्यूशन करते हैं सोसाइटी में। हमने पिछले चैप्टर में बहुत पढ़ा था CSR के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही होता है कि यहाँ पे वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट आता है हायर नेशनल इनकम। अगर हाँ ये लोग काम करते हैं तो जो हमारी इनकम है, हमारी जो GDP है उसमें ग्रोथ होती है और हमारे जो कंट्री है उसमें भी ये लोग योगदान देते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंसीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। कॉम्पिटेंसीज मतलब होता है कैपेसिटी, किसी भी चीज़ को करने की कैपेसिटी। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनके अंदर जो स्किल्स होती हैं बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होती हैं, क्रिएटिव माइंड होता है। बट येस उनके वो लोग बॉर्न होते हैं, ये सब नहीं सीखते, वो लोग लर्न करते करते इन चीज़ों को अपने अंदर गैप करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कैपेसिटी के बेसिस पे, दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हर एक चीज़ में कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, फालतू के जो अननेसेसरी थिंग्स हैं उन पर ध्यान ना देकर वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड होती है तो वो उसी के बिहाफ पे काम करता है, उन्हें पता है कि ओल्ड टेक्नोलॉजी से कोई काम नहीं करता। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशंस। उनके ह्यूमन रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए जिससे कि भाई उनकी जो कंपनी है वो एक अच्छे रोल पर जा सके, अच्छे मोड़ पर जा सके जहाँ से उनकी कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हो, क्योंकि सबका ही एक ही मोटिव होता है, दैट इज़ प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी कंपनी में। अगर आप ऑब्वियसली कंपनी में किसी भी बात करो तो कम्युनिकेशन अगर अच्छा होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा तो लोग वहाँ पे इजी कोप कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। हाँ अगर एंटरप्रेन्योर माइंडेड डिसीजन ले तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, ईजी होगी और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। नेक्स्ट है मैनेजियल। मैनेजियल होता है जहाँ पे आप एज अ मैनेजर जो है वो लोगों को चांस देते हैं, चूज़ करते हैं, डेवलप करते हैं, तो मैनेजर सिस्टम भी यहाँ पर अच्छा होता है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस दे रखे हैं एंटरप्रेन्योर्स के जो वो निभाते हैं। 4 फंक्शन होते हैं, तो हम पहले यहीं से एक बार गो थ्रू करते हैं, दैट इज़ टेकिंग रिस्क। ये एंटरप्रेन्योर का जो सबसे मेन, आपने बिजनेस में ही पढ़ा होगा कि हाँ रिस्क लेना है, बिजनेस जो है वो एज अ रिस्क पे कई बार चलाना पड़ता है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी है। नेक्स्ट है इनोवेशन। मैंने आपको ऊपर बताया इनोवेशन आइडियाज़ जो हैं। और मैनेजमेंट और ऑपरेशन, हम तो 2 चैप्टर ही मैनेजमेंट और ऑपरेशंस के बिहाफ पे पढ़ के आए, तो इन्हें मैनेजमेंट भी करना होता है और ऑर्गेनाइजेशन भी उसी हिसाब से इनको सेटअप करना होता है। नेक्स्ट है बिजनेस जजमेंट। अब एट द एंड क्या होगा, जजमेंट भी कोई करेगा कि जो हमने सोचा है एटलीस्ट वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जजमेंट्स भी यहाँ पे वो लोग ही करते हैं एंटरप्रेन्योर्स। अब कुछ तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हाईलाइट कर लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कितने तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। 5 टाइप के 5 बेसिस पे एंटरप्रेन्योर्स बनाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट बेसिस होता है नेचर बेसिस। नेचर बेसिस आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है ये। तो इसके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, जो एक ही इंडिविजुअल होता है जो कंपनी को चलाता है, दैट इज़ इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स। इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ द पीपल जो है वो काम एक साथ करते हैं एज अ इंस्टीट्यूशन वर्क। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जो वहाँ पे, अब इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो डिफाइन करनी होती है, दैट इज़ इंस्टीट्यूशन एंटरप्रेन्योर्स। फिर आता है क्रिएटिव बिजनेस ऑनर। एक ऐसा ऑनर जो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव माइंडेड होता है और वो लोगों को इनिशिएशन के साथ साथ वो लोगों को
टेक्निक सिखाता है और नए नए तरीके अपनी कंपनी में लेकर आता है। नेक्स्ट आता है ड्रॉन एंटरप्रेन्योर। ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ते नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में चेंज करके ही रहते हैं। तो ये बिजनेस है, इसमें तो कोई अपॉर्चुनिटी वैसे भी छोड़नी ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। नेक्स्ट आता है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो हर एक प्रोडक्ट को आइडेंटिकल बनाते हैं दूसरे प्रोडक्ट के साथ जो करेंटली मार्केट में चल रहा होता है। इमिशिएशन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि वो दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स को कॉपी करके अपनी कंट्री में उसी स्किल्स के साथ साथ उसको अवेलेबल करते हैं अपनी कंट्री में। नेक्स्ट आता है फैशन बिजनेस ऑनर्स, जो फैशन पे पूरा ध्यान रखते हैं, जो हमारी कंट्री में फैशन एट द पॉइंट चल रहा है उस पर वो लोग पूरा का पूरा ओवरव्यू रखते हैं, जिससे कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट दूसरी कंट्री तक भी रीच कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेंडर के बेसिस पर। जेंडर बेस्ड पर आप कह सकते हैं दो ही है, इधर तो मेल होगा और फीमेल होगा। तो ये एक कोटेशन आ रही है यहाँ पे, मेल एंटरप्रेन्योर्स हैव हिस्टोरिकली बीन द डोमिनेटिंग एंटरप्रेन्योर क्लास इन आवर सोसाइटी। तो ये बहुत पहले की बातें हैं कि जो मेल एंटरप्रेन्योर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते थे सोसाइटी में, तो ये तो आज भी चलता हुआ आ रहा है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जनरेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योर। जनरेशन मतलब एक तो पुरानी जनरेशन, फ्रेश ओल्ड जनरेशन, और नई जनरेशन फ्रेश जनरेशन। तो ओल्ड जनरेशन की बात होगी अगर यहाँ पे, तो वहाँ पे उनकी जो डिसलाइक लाइक्स को हम देखते हैं, उनके ओल्ड फैशन होते हैं। ओल्ड जनरेशन ऑब्वियसली ओल्ड फैशन होता है जिसे हम ट्रेडिशनल बोलते हैं, प्रीवेलेंट बोलते हैं, और नई जनरेशन जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी से काम करती है, दैट इज़ कॉल्ड जनरेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स। फिर आते हैं हम इंपॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योर्स की। बहुत इंपॉर्टेंस है। जॉब, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, जॉब क्रिएट करते हैं, इनोवेशंस करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं सोसाइटी पे, और इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का अच्छा करता है। तो ये हम तो ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट हम अपने मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे हाईलाइट इंपॉर्टेंटली, जिसको मैं आपको बताती हूँ नहीं, सब हाईलाइट कर लो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या होता है एंटरप्रेन्योर्स का। तो सबसे पहला तो होता है आइडिया जनरेट करना। किसी भी एंटरप्रेन्योर्स का सबसे पहला काम होता है किसी की आइडिया को जनरेट करना, फिर उस आइडिया पे आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएट करना उस आइडिया को, किस तरीके से हम फ्यूचर में किस तरीके से काम करेंगे उस पर। फिर जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी है उस आइडिया में से उसको इवैल्यूएट करके उसकी एफिशिएंसी को चेक करना कि एफिशिएंट है या नहीं है। फिर आते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करेंगे हम उसमें से कि हम कौन सी अपॉर्चुनिटी पे काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे रिसोर्सेज की। मैंने आपको हम अपने तीनों रिसोर्सेज को गेट टुगेदर करवा के ऑर्गेनाइजिंग करेंगे रिसोर्सेज की। फिर डिसीजन हम लेंगे, स्ट्रक्चर, हम अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर पर डिसीजन लेंगे। फिर चॉइस करेंगे हम लोकेशन की और लेआउट निकलवाएंगे, प्रमोशन करेंगे उसका। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, यानी कि पैसों की प्लानिंग जो होती है। फिर मार्केट में हम एंट्री करेंगे, उसके बाद हम उसको अपना प्रमोट करेंगे बिजनेस को, और स्टार्ट करेंगे हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़, और अपने रिटर्न पे फोकस करेंगे। रिटर्न पे फोकस करने का मतलब है जितना पैसा हमें मिल रहा है रिटर्न। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आप ज़रूर करा करिए। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ क्वेश्चंस के बारे में, तो ज़रूर आप इसको एक बार गो थ्रू करना। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल मतलब मैं आपको पूरे पिछले वाले चैप्टर में सोशली ही पढ़ाते आई हूँ। तो सोशल एंटरप्रेन्योर जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोशली जो एंगेज्ड होते हैं लोगों के साथ। तो CSR का आपको पता ही होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है सोसाइटी की। तो इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं, इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास सोल्यूशन सीकिंग। सोल्यूशन सीकिंग वो स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस, और उसके हम सोल्यूशंस की तरफ ज़्यादा, सोशली कल्चरली हम ज़्यादा ही सोल्यूशन की तरफ हम ज़्यादा भागते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उस पर वर्क करते हैं। सोशल कैपिटल, जितनी भी सोशली कैपिटल आप कह सकते हो, प्रॉफिट है और रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पर, हर एक चीज़ हम सोशल को देख करके ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर आता है प्रॉफिट ओरिएंटेड। येस, ऑब्वियसली ये चीज़ प्रॉफिट भी हमारा कहीं ना कहीं बढ़ाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वालिटीज़ क्या हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स की। तो सबसे पहले एम्बिशियस होना चाहिए, पब्लिक के लिए वो वैल्यूएबल हो, जिससे कि सिर्फ वो प्राइवेट वैल्यूएबल ना हो, पब्लिक वैल्यूएबल भी हो। अडेप्टिव है, हर एक चेंजेस को अडेप्ट करना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, अडेप्शन होना चाहिए हर एक चीज़ में के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है करेजेस, उसके अंदर साहस होना चाहिए पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, कि वो सोसाइटी के साथ रहकर मिलकर काम कर सके। और रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए किसी भी काम को करने के बाद जवाबदेही करने की। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ प्रोसेस आ रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है वो है सोशल प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। कोई भी सोशली आपके पास
प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आप उसे आइडेंटिफाई करो, उसको देखो कि प्रॉब्लम है क्या, छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, फिर उसके ऊपर काम करेंगे जिस तरीके से उस पर चेंजेस हो पाएंगे। नेक्स्ट है सेटिंग गोल्स। प्रॉब्लम देखने के बाद अपना गोल सेट करो कि हाँ हम इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करेंगे सोसाइटी का ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट हम आते हैं सोशल इम्पैक्ट। अब उसका सोशली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर, तो वो भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग। एट द एंड क्या करना है आपको, प्रॉब्लम एट द एंड आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी कंपनी चला रहे हो सोसाइटी के थ्रू, तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ये जो आपका प्रोसेस जितने भी मैं आपको बता रही हूँ ना, आप ज़रूर इसे कर लिया करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको आप ज़रूर करना है, इसके आंसर नीचे दे रखे हैं, लेकिन पहले आप इसको करना। नेक्स्ट हम आते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था इसके बारे में, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ते हैं। सबसे पहले माइक्रो क्या होता है। माइक्रो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटा बिजनेस, छोटा से भी छोटा आप कह सकते हैं, जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख तक ही हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकती है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक में जा सकती है अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद आता है मीडियम, ना ही वो बड़ा होता है ना ही वो छोटा होता है, मीडियम स्केल पे काम कर रहे होता है उसमें लोग, तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 करोड़ से उससे ज़्यादा भी जा सकती है, 10 करोड़ तक हार्ट टू हार्ट। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे जो उनकी स्टार्टिंग होती है इन्वेस्टमेंट की वो 10 करोड़ से होती है, उसके ऊपर वो कहीं पर तक जा सकते हैं। अब हम आते हैं इंडिया के MSME इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि MSME का जो डेवलपमेंट है वो 2006 में यहाँ पर हुआ था अपनी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ते हैं, दैट इज़ कोलेट्रल फ़ी। कोलेट्रल फ़ी मतलब जो हमें गिरवी कुछ भी नहीं रखना होता है इस केस में। 50% सब्सिडीज़ होती हैं, रजिस्ट्रेशन में छूट होती है, 1% एक्सपेक्शन होता है, कंसेशन भी दी जाती है कई लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए, पावर यूटिलिटी भी करी जाती है यहाँ। तो अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट इन द। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं MSME में, उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के थ्रू करते हैं, कि हमें पता है कि आज तो हर एक चीज़ हम टेक्नोलॉजिकली ही कर लेते हैं। फिर आते हैं हमारे पास हॉस्पिटैलिटी। जैसा कि आपको पता है कि होटल डेवलपमेंट, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी, इनके भी थ्रू इंडस्ट्रीज चल रही हैं आजकल। मेडिकल इंडस्ट्री आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा हाई पे चलती है मेडिकल इंडस्ट्री, तो आज का हर तीसरा चौथा बंदा बीमार ही होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं मेजर कुछ सपोर्ट स्ट्रेटजीज़ हैं हमारी कंट्री में MSME के लिए। सबसे पहला है मुद्रा, की फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइन एजेंसी, जो छोटे, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को फंड प्रोवाइड करती है। फिर आता है हमारे पास नबार्ड। नबार्ड आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, बहुत बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो NPO को प्रोवाइड करती है फंड्स वगैरह उनकी हेल्प के लिए। नेक्स्ट आता है क्रेडिट गारंटी स्कीम। क्रेडिट गारंटी स्कीम वो होती है जहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्रेडिट देते हैं, उधार देते हैं विदाउट एनी कोलेट्रल, जहाँ पे उनकी जो बिज़नेस है उनमें हेल्प हो सके। नेक्स्ट आते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वो ST और SC वालों को, ST कम्युनिटी वालों को जो है वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, फीमेल सपोर्ट के लिए आप कह सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ आइडियाज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ना। और हम आगे बढ़ते हैं फिर अपने, ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं इनकी तरफ, तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर करना। 15 क्वेश्चंस होंगे टोटल ये। इसको करने के बाद ये लास्ट में यहाँ पे समरी दे रखी है, पूरे चैप्टर में आपने जितना पढ़ा है उसका गो थ्रू है ये, तो आप इसे करना एक बार। उसके बाद ये ग्लॉसीज आ रही हैं, इसके अंदर ये जितने भी हमने टर्म्स पढ़े हैं ऊपर सबकी डेफिनेशंस है, तो आप इसको कर सकते हैं। वैसे ऊपर आपने पढ़ा है तो नॉट एन इम्पॉर्टेंट। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ना, उनके ये आंसर्स दे रखे हैं, तो आप इसको पहले क्वेश्चंस करना, उसके बाद आंसर्स आप चेक करना कि आपने कितने सही करें कितने गलत करें। ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, हार्डली 11 क्वेश्चंस हैं, इसको आप ज़रूर करा करो। इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये क्वेश्चंस है ना, इनके बाहर कुछ भी आने वाला है, क्योंकि ये हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर करके जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो रिगार्डिंग द वीडियो, कोई भी वर्ड समझ में ना आ रहा हो, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट वे टू लर्न। थैंक यू।